हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 8 के अध्याय 10। चैप्टर का नाम है ध्वनि। तो ध्वनि में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो सब का हम लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि संचरित हो सकती है, मतलब जो आवाज़ है वो किस किस माध्यम में चल सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, केवल वायु या गैस में ही ध्वनि चलेंगे, केवल ठोसों में चलेंगे, केवल द्रव्यों में, या ठोसों, द्रव्य और गैसों तीनों माध्यम में ध्वनि चल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ध्वनि जो है तीनों माध्यम में गमन करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बच्चा है, वो दूर से एक वो रस्सी के माध्यम से वो बात कर रहा है, और इधर एक बच्चा लगाए हुए है और इधर से बोलता है तो उसके पास आवाज़ जा रहा है। तो ये एक माध्यम हो गया जिसको हम लोग ठोस के माध्यम से कहेंगे। अगर ये रस्सी ना रहे फिर भी बच्चा एक यहाँ से बोलेगा तो इसके पास आवाज़ जाएगा, तो वो गैस के माध्यम से हो गया। और द्रव्य के माध्यम से मान लेते हैं कि अगर एक टब है, उसमें अगर पानी है पूरा भरा हुआ, और उसमें अगर घंटी बजाया जाए, अगर बच्चा यहाँ पे अगर कान लगा के सुन रहा, उसको भी आवाज़ आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ध्वनि होता है वो तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है, मतलब न्यूनतम आवृत्ति किस में होगा। तो हमारा ऑप्शन है, एक में छोटी लड़की का आवाज़ का आवृत्ति न्यूनतम होगा, कि छोटे लड़के का, पुरुषों की या महिलाओं की, किसका आवृत्ति न्यूनतम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुरुष का जो आवाज़ का आवृत्ति होता है ना वो कम होता है, और सबसे ज़्यादा आवृत्ति पूछेगा तो बोलेंगे छोटी बच्ची का आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होगा। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड में जितना बार वो कंपन करे। तो वो, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन को सामने टी का और गलत कथन के सामने एफ का निशान लगा। टी का मतलब होता है ट्रू और एफ का मतलब फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, मतलब वो जो आवाज़ है वो निर्वात में चल सकता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि होता है वो वायुमंडल के आसपास, जहाँ वायु होता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो धरती के आसपास जो वायुमंडल है उसके ऊपर जाते हैं तो कोई भी कुछ नहीं है, खाली जगह है, ना हवा है ना कोई माध्यम है, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं जा सकता। तो उसी को निर्वात बोलते हैं। तो ध्वनि निर्वात में संचलित नहीं हो सकता, ये बात ट्रू है। तो इसमें ये हम लोग ट्रू में सही का चिन्ह लगा देंगे कि ये बात ट्रू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रति सेकेंड होने वाले दोलन, मतलब 1 सेकेंड में जितना दोलन करेगा उसको आवर्तकाल नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति। ठीक है। 1 सेकेंड में जितना दोलन करेगा उसको हम लोग आवृत्ति बोलेंगे, और यहाँ आवर्तकाल बोला है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होगा। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा आयाम क्या होता है। तो जब भी ध्वनि चलता है कुछ इस टाइप से चलता है। ठीक है। तो सबसे ऊंचा शीर्ष और गर्त ये होता है, तो इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। ठीक है। इसका आयाम ये है, जितना ज़्यादा ऊंचा साउंड रहेगा उतना ज़्यादा आयाम बनेगा। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि जो होगा वो मंद नहीं होगा, ध्वनि अधिक होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। मतलब हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज HZ है तो इसको हर्ट्ज लगा रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग जो मनुष्य होता है उसको सुनने का जो प्रवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कंपन की आवृत्ति अगर कम होगा तो उसका तारतम्य जो है अधिक नहीं हो सकता है। आवृत्ति कम है तो उसका तारतम्य भी कम होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवांछित और अप्रिय ध्वनि को हम लोग संगीत कहते हैं। अवांछित मतलब कि यूजलेस, और अप्रिय मतलब अच्छा आवाज़ नहीं है, उसको हम लोग संगीत कहते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवांछित और अप्रिय ध्वनि को हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करती है। मतलब अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया तो उससे हम लोग को सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक साथ आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय, मतलब एक दोलन अगर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा ना उसको आवर्तकाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा, प्रबलता जो है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। क्या चीज़ पे? आयाम पर निर्भर करती है। आयाम अभी हम बताए हैं कि शीर्ष या गर्त, जो भी अगर ध्वनि चल रहा है उसके शीर्ष और गर्त का सबसे जो हाइट होता है ना, इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। तो प्रबलता जो है कंपन के आयाम पर निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, और इसी को हम लोग शॉर्ट में एच जेड लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं। अवांछित ध्वनि का मतलब होता है यूजलेस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवांछित ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि एक दोलन 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है। मतलब एक दोलन है, या तो झूला होगा न तो वो दोलन करने वाला घड़ी होगा। वो क्या करता है, 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, 4 सेकेंड में 40 बार डोल जाता है। तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या होता है आवृत्ति वो देखेंगे। बहुत ईजी है। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है एक सेकेंड में दोलन की संख्या। एक सेकेंड में दोलन की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि अगर 4 सेकेंड हो रहा है तो 4 सेकेंड में वो 40 बार दोलन करती है। तो 1 सेकेंड पर निकालेंगे वो आवृत्ति हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितना बार वो दोलन करेगी, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा वो 40 में जब 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो आवृत्ति हुआ, इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 10 एच जेड। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, तो इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 10 एच जेड। और आयाम क्या होता है वो, आवर्तकाल क्या होता है वो देखते हैं। आवर्तकाल जो होता है ना वो सीधा सीधे आवृत्ति का उल्टा होता है। तो 1/10 कर देंगे ना, ई इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो 1 में जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.1। तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसको सेकेंड में मापते हैं तो ये सेकेंड, इतना सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आवृत्ति निकालने आ गया तो उसको उलट दो, 1/आवृत्ति लिख देते हैं ना, तो वो आवर्तकाल आ जाता है। तो यहाँ हम लोग पिक्चर में देख रहे थे कि एगो दोलन था, दोलन करने वाला, वो एक बार इधर जाता है फिर इसके बाद इधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर वो 1 सेकेंड में जितना बार दोलन कर लेगा ना उसका वो आवृत्ति हो जाएगा। तो 4 सेकेंड में 40 बार, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 10 बार, तो उसका आवृत्ति 10 हो जाएगा। 1/10 करेंगे वो आवर्तकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक मच्छर है वो अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपित करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति नहीं पूछा है, आवर्तकाल कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक मच्छर है वो पंख को 500 कंपन प्रति सेकेंड, इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में 500 बार वो कंपित करता है। तो हम लोग आवृत्ति के बारे में पढ़े थे कि प्रति सेकेंड होने वाले कंपन को आवृत्ति बोलते हैं। तो ये तो पहले ही आवृत्ति ये दे दिया। तो हम लोग लिखेंगे मच्छर का कंपन का आवृत्ति बराबर हो जाएगा 500, का है कि 1 सेकेंड में जो कंपित होता है उसका आवृत्ति बोलते हैं। तो इसका आवृत्ति 500 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जो होता है वो 1/आवृत्ति होता है। ठीक है, आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति में जब 1 में आवृत्ति से भाग देते हैं ना तो वो आवर्तकाल आ जाता है। तो यहाँ हम लोग का आवृत्ति कितना है, 500। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। सीधा सीधी बात है कि हमको प्रति सेकेंड जो कंपन होता है ना उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो ये तो पहले ही दे दिया कि 500 कंपन करता है 1 सेकेंड में, तो ये आवृत्ति इतना हो गया। अगर बोल देता कि 2 सेकेंड में 1000 कंपन करता है तो हम लोग 1 सेकेंड में 500 निकाल लेते हैं। लेकिन प्रति सेकेंड दे ले, इसका मतलब वो आवृत्ति दे दिया। और आवर्तकाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/आवृत्ति करते हैं। तो ये हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है
कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। मतलब इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला है ढोलक। ये जो ढोलक है ये कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब भी हम लोग ढोलक को बजाते हैं तो क्या होता है कि इसका ये जो लेदर का जो बना होता है झिल्ली, इसमें खिंचाव होता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे खिंची हुई झिल्ली। ढोलक में क्या होता है, कैसे आवाज़ आएगा, तो खिंची हुई झिल्ली के कारण इसमें आवाज़ आता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। 2 नंबर में देखते हैं कि सितार है। सितार में कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है, जो सरस्वती जी बजाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि तार रहता है बीच में ना, बहुत सारा तार रहता है छोटा छोटा पतला, उसको जब खींचा जाता है तो जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर लिख देंगे खींचे हुए तार। खींचा हुआ तार के कारण इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर बांसुरी है, ये लड़की देखो बांसुरी बजा रही है, तो कैसे आवाज़ उत्पन्न होगा, वायु के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु स्तंभ। जो हवा होता है ना इसमें, जो हम लोग फूंकते हैं, तो वो जिस हिसाब से निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। मतलब किसको शोर कहते हैं, किसको संगीत कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं शोर और संगीत, मुख्य अंतर यह है कि संगीत कानों को अच्छा लगता है। मतलब आवाज़ कैसा भी हो, अगर कान को वो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगीत बोलेंगे। और इसमें लय तथा ताल होती है, ठीक है। जबकि शोर अप्रिय और अव्यवस्थित होती है। मतलब कैसू बज रहा है, वो शोर कहलाता है। उसके बाद संगीत कभी भी शोर बन सकता है जब उसे बहुत तेज आवाज़ में बजाया जाए। मतलब धीरे धीरे गाना बज रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन कोई स्पीकर एकदम बढ़ा दे, वो कान को अगर प्रॉब्लम आने लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये संगीत शोर का रूप ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ तस्वीर लगाए हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीका से शोर आता है। ठीक है, जो हम लोग, हमारे कानों को अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम लोग शोर बोलेंगे। लेकिन वही इधर पे हम लोग लगाए हैं कि किस तरीका से सब लोग गाना आराम से बजा रहे हैं और हमारी कानों को बहुत सुरीला, बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संगीत हो जाएगा। दोनों में आवाज़ ध्वनि निकल रहा है, लेकिन एक तरफ ये संगीत का रूप ले ले रहा है, काहे कि कान को बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें लय होता है। और ये अप्रिय होता है, कभी ज़्यादा बज गया, कभी कम बज रहा है, जैसे तैसे बज रहा है, तो ये शोर कहलाता है। आगे बढ़े। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाएं। किसके कारण वातावरण में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ज़्यादा तेज ध्वनि जो उत्पन्न होता है उसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण। क्या क्या कारण है ध्वनि प्रदूषण का। तो हम लोग देखते हैं कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्न है। पहला है लाउड स्पीकर और पटाखे। अगर लाउड स्पीकर तेज और पटाखा चल रहा है तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। बस, कारों और ट्रेनों के हॉर्न, ये भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। कारखानों के बड़े बड़े मशीन द्वारा निकलने वाले शोर, कारखाना, कल कारखाना से जो बड़ा बड़ा मशीन चलता है उसका जो आवाज़ आता है वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। और घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर से निकलने वाले ध्वनि, मिक्सर मशीन से जो ध्वनि उत्पन्न होता है कितना बुरा लगता है, ये सब वातावरण को ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव कानों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। मतलब ये जो ध्वनि प्रदूषण है मनुष्य के कान के लिए क्या हानिकारक कारक है। तो हम लोग देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण मानव कानों के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी कई तरीके से हानिकारक है। यह सुनने की क्षमता को कम कर सकता है और कानों में घंटी बजेगी जैसी समस्या आ सकती है, जिससे बहरापन भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, जिस तरीका से लोग अभी बहुत तेज साउंड में गाना ये सब बजाते हैं, शोरगुल कर रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, तो उससे तो वातावरण प्रदूषित हो ही रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो ही रहा है। वो हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीका से ये बाबा का देखिए दृश्य, सर दर्द हो जाएगा, बीपी, हार्ट, सब बीमारी धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो इसलिए आसपास साउंड कम करके नॉर्मल आवाज़ में बाजा बजाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर प्रस्ताव किया गया है। आप अपनी माता पिता को कौन सा मकान खरीदने को सुझाव देंगे। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। मतलब मकान खरीदना है, एगो रोड पे मकान है, एगो रोड से हट के है, तो कौन सा मकान खरीदना चाहिए। सिंपल सी बात है, अभी के हिसाब से तो लोग रोड पर खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में रोड से अंदर में मकान खरीदना चाहिए। क्या होता है वो देख लीजिए। सड़क से 3 गली छोड़कर मकान खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि यह स्थान सड़क के किनारे वाले मकान की तुलना में शांत होगा। सड़क के किनारे वाले मकान के पास से वाहन गुजरने पर काफ़ी शोर, धुआं और धूल होती है, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। साथ ही
पढ़ाई, नींद और बातचीत में बाधा डालता है। सिंपल सी बात है कि अगर रोड के बगल में अगर रहेगा घर, तो अगर तेज हॉर्न बजाएगा, गाड़ी से तेज हॉर्न निकलेगा, धूल का निकलेगा, उससे तो डिस्टर्ब होगा ही। तो इसलिए बोला जाता है कि कम से कम घर को थोड़ा ये दूरी पर, मेन रोड से थोड़ा अंदर में लेना चाहिए। चलिए, इसका एक चित्र है वो हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को। ये देखिए, ये कुछ तस्वीर हमने बनाया है। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये रोड है। जो आदमी रोड के पास में जो घर लिए हैं उनको तो दिक्कत होगा, जब भी इस पे गाड़ी ये सब अगर चलेगी तो धूल का उड़ेगा। लेकिन जो आदमी इधर ले रखा है, अच्छा है कि इससे ज़रूर वो शांति से होगा। तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए। तो ये हमारा जहाँ से हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये कंठ जो होता है, इसका ये चित्र बनाना था। यही आकृति है मानव वाक यंत्र का, ये है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि आकाश में तरित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तरित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, तरित का मतलब होता है बिजली की चमक और मेघ गर्जन का मतलब होता है बादल की गर्जन। ठीक है, ये दोनों एक समय पर होता है, क्या है कि बादल और बादल टकराएगा, बिजली भी उत्पन्न होगी और आवाज़ भी वहीं से निकलेगा। दोनों समान दूरी पर होता है, परंतु हमें त्वरित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो लगभग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो ध्वनि की गति है 330 मीटर पर सेकेंड से बहुत अधिक है। प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत जल्दी हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे बादल टकराया, जिससे ये गर्जन हुआ, साउंड भी निकला और बिजली भी चमकी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हैं, दोनों तो यहीं से चलेगा, लेकिन ये गर्जन जो है, लाइट जो है, ये सबसे पहले चल जाता है, क्या है कि प्रकाश का चाल अधिक है, लाइट का चाल अधिक है। कितना है लाइट का चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। जबकि साउंड जो है ना, धीरे धीरे आएगा, 330 मीटर पहुंच पाएगा। वो जब तक यहीं तक पहुंचेगा ना, तब तक ये प्रकाश यहाँ तक पहुंच जाता है। हम लोग हमेशा बादल वाला मौसम में देखते हैं, जब बिजली चमकती है तो वो चमक जाती है पहले, और थोड़ा देर बाद हम लोग जब वेट करते हैं तब जाके उसका आवाज़ सुनाई देता है, परंतु निकलता दोनों एक के साथ है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये आइंस्टीन सर है, ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश है बल्ब को, और ये बॉक्स है स्पीकर, दोनों को दौड़ा रहे हैं। तो पता है ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि प्रकाश का चाल अधिक है। ये कछुआ खरगोश ना समझ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ सब। आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग लाइक और कमेंट करिए, ताकि हमको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है, कैसा हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।